अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टूडियो पर यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछली दो वीडियोस में हमने 22 दिसंबर और 16 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए। पिछले वीडियो में 16 दिसंबर का जो पहला पेपर है यानी प्राइमरी लेवल उसे हमने हल किया था। इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 को हल करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें रद्दो बदल मुमकिन है। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की मुमकिन है कि एक हफ्ते में आ जाए। जब वो आएगी तभी आपका ऑफिशियल जो जवाब है वो कंफर्म होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल आपके सामने है जो कि पैसेज से मुताल्लिक है। हम पैसेज को न पढ़ते हुए सीधे सवाल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इब्राहिम ने अपनी इब्तिदाई नौजवानी किस ज़बान के गहवारे में गुजारी थी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इब्राहिम शाह के बारे में बात हो रही है जो कि दक्कन के बादशाह थे और उन्होंने अपनी इब्तिदाई जवानी जो है वो तेलंगी ज़बान के यानी तेलुगु ज़बान के गहवारे में गुजारी थी। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि इब्राहिम का 30 साला अहद हुकूमत किसके लिए एक दरख्शां मिसाल है। तो मिली जुली तहजीब के लिए इब्राहिम का 30 साला अहद हुकूमत एक दरख्शां मिसाल है। अगला सवाल ये है कि उसका दरबार किन लोगों से भरा रहता था। तो तेलंगी ज़बान के शायरों और अदीबों से इब्राहिम शाह का जो दरबार है वो भरा रहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जवाब में मिल जाएगा, पैसेज में जवाब मिलेगा कि तेलंगी ज़बान के शायरों और अदीबों से भरा रहता था उसका दरबार, यानी कि इब्राहिम शाह का दरबार भरा रहता था तेलंगी ज़बान के शायरों और अदीबों से। अगला सवाल जो है वो ये है कि यूनागेंटी तेलंगे नारिया को क्या मुकर्रर किया गया था। तो मुल्कुश शोरा बनाया गया था। पैसेज में आपको जवाब मिलेगा। अगला सवाल यह कि तेलंगी के दोष बदोश किस ज़बान का सितारा उफ़क़ पर उभर रहा था। तो दक्कनी उर्दू का सितारा तेलंगी ज़बान के साथ साथ दोष बदोश उफ़क़ पर उभर रहा था। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि किसके ज़माने में दक्कनी उर्दू की इब्तिदाई कैफियत मिलती हैं। तो इब्राहिम के ज़माने में मिलती हैं दक्कनी उर्दू की इब्तिदाई कैफियत। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि इब्राहिम के ज़माने में इसकी उर्दू कैफियत मिलती है। इसकी यानी किसकी, तो दक्कनी उर्दू की। अगला सवाल जो है वो ये है कि दक्कनी उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर की हैसियत से किसने बकाए दवाम हासिल किया। तो बकाए दवाम मिला है मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, जो कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। अगला सवाल ये है कि शायर की जमा क्या होगी। तो शोरा हो जाएगी शायर की जमा। अगला सवाल जो है वो ये है, कौन सा वाला ऑप्शन होगा इसमें, पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला सवाल जो है वो क्या है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस दरख्त को, अब देखिए यहाँ से अगला पैसेज शुरू हो रहा है। ठीक है। और उस पैसेज से सवाल यहाँ पे पूछा गया है और ये जो पैसेज है वो नीम के दरख्त से मुताल्लिक है। ठीक है। चलिए, किस दरख्त को सीधे तने वाला खूबसूरत और सदाबहार कहा जाता है। तो यहाँ पे नीम के दरख्त की बात हो रही है। तो नीम हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है। यह सीधे तने वाला और खूबसूरत और सदाबहार दरख्त है, यानी कि नीम के बारे में ये बात हो रही है कि ये सीधे तने वाला, खूबसूरत और सदाबहार है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि नीम को कौन सी रोशनी पसंद है। तो सूरज की रोशनी नीम को पसंद है। अगला सवाल जो है वो क्या है कि नीम दूसरे दरख्तों के मुकाबले क्या ज़्यादा खारिज करता है।
तो नीम का पेड़ जो है वो ऑक्सीजन को दूसरे पेड़ के मुकाबले ज़्यादा खारिज करता है। तो ऑक्सीजन पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि नीम का दरख्त किसकी कटाई रोकने का काम करता है? तो मृदा अपरदन को, यानी कि ज़मीन की कटाई को भी जो नीम का दरख्त है वो रोकता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन किसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है? तो इंसानी सेहत के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सख्त का मुतजाद क्या होगा? तो नरम होगा। सख्त का मुतजाद क्या होगा? नरम होगा, मुलायम नहीं होगा। मुलायम क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुलायम हिंदी लफ्ज़ है। ठीक है, तो उर्दू लफ्ज़ का हिंदी लफ्ज़ अपोजिट नहीं हो सकता है। नरम चूँकि उर्दू है और सख्त भी उर्दू है, इसलिए सख्त का अपोजिट नरम होगा, न कि मुलायम। आगे बढ़ते हैं, जड़ की जमा क्या होगी? तो जड़ की जमा जड़ों हो जाएगी। ठीक है, जड़ों, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि मुस्तनद मतन क्या होता है? तो मुस्तनद मतन वो होता है सियाक से मतन का जो असल हिस्सा निकाला जाता है ना, उसी को मुस्तनद मतन कहते हैं। स्कूली तालीम में कसीर लसानियात से क्या मतलब है? कसीर लसानियात का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट की लैंग्वेज को आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको एक जैसा दिख रहा है। तदरीस आमोजिश में आमोजगार की ज़बान का इस्तेमाल और स्कूल में आमोजगारों की सभी ज़बानों की तदरीस। तो देखिए, सभी ज़बानों की तदरीस आप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन सभी बच्चों की ज़बान को आप टीचिंग लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए चौथा वाला नहीं, बल्कि जिन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन लगाया है ना, उनका जवाब सही है। चलिए, छठी जमात का उस्ताद है, क्लास 6 का एक टीचर है, वो क्या कर रहा है? लफ्ज़ियात की तदरीस और बोलने की सरगर्मी के लिए बहस शुरू करने के वास्ते बहुत सी चीज़ें और मवाद लेकर आता है। यानी कि बोलने की सरगर्मी पे डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे मवाद लेके आता है। तो ज़बान की तदरीस में उन मवाद को हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे खिलौना कहेंगे, तदरीसी अशिया कहेंगे, आमोज़ी आलयकार कहेंगे, या फिर रीलिया कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे आमोज़ी आलयकार, यानी कि जो लर्निंग मटेरियल है वो होगा। अगर कोई भी टीचर वोकेबलरी की टीचिंग और बोलने की सरगर्मी के लिए, बहस करने के लिए कोई भी चीज़ लाता है, कोई भी डिवाइस लाता है, तो उसे हम लर्निंग एड कहेंगे, यानी कि आमोज़ी आलयकार कहेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मतन के मुताले के दौरान आमोज़गार को कुछ अंदिये मिलते हैं। अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जो मानी को अक्ज़ करने के अमल में उसकी मदद करते हैं, इसे क्या कहेंगे? तो चूँकि ये जो सवाल है ये हमें समझ में ही नहीं आया, इसलिए इसका जो जवाब बताना वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो इसका जवाब हम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको आप होल्ड पे रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक आमोज़गार श्रीनगर में मलयालम ज़बान का इंतखाब बतौर तीसरी ज़बान करता है। एक लर्नर है, कश्मीर के श्रीनगर में है, वहाँ पे मलयालम ज़बान को वो थर्ड लैंग्वेज के तौर पे चूज़ करता है और क्लासरूम में उसे पढ़ने और बातचीत करने से 1 साल के अंदर वो ज़बान बोलने और पढ़ने के काबिल हो जाता है। यानी तीसरी ज़बान के तौर पर मलयालम को चुनता है और क्लासरूम में वो 1 साल में मेहनत करता है, उसे बोलता है और फिर उसे क्या करता है, समझने लगता है
बोलने और पढ़ने के वो काबिल हो जाता है उस ज़बान को, तो इसे आप क्या कहेंगे? लैंग्वेज लर्निंग या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर ज़बान का इजाफा या फिर मिनहाई ज़ू लिसानियात। तो यहाँ पे हम इसे ज़बान की आमोजिश कहेंगे, क्योंकि वो ज़बान सीख रहा है, कोशिश करके सीख रहा है, क्लासरूम में सीख रहा है, तो इसलिए ये लैंग्वेज लर्निंग होगी। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाता है उसे ज़बान का हुसूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़बान की आमोजिश यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ज़बान का उस्ताद, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। ज़बान का उस्ताद समाजी उलूम के शरीके कार के साथ मिलकर, यानी लैंग्वेज का जो टीचर है वो सोशल साइंस के अपने कोलीग के साथ मिलकर क्या कर रहा है? हिंदुस्तान के सकाफती तनु पर, यानी जो इंडियन कल्चर वेरिएशन है, जो भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता है, उस पर एक मफूज़ा तैयार करता है, एक प्रोजेक्ट देता है। आमोज़गारों को समाजी उलूम की किताबों और तारीख़, जोग्राफिया, सकाफ़तो सियासत वगैरह से मुतालिक दस्तावेज़ से रुजू करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है उसे, और उसी मौजू पर एक पोस्टर भी बनाना है। तो ज़बान की आमोजिश के इस अमल को आप क्या कहेंगे? लैंग्वेज का टीचर है, वो क्या कर रहा है? लैंग्वेज का टीचर सोशल के टीचर से मिलके बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहा है और हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताबों से क्या करता है? बहुत सारे दस्तावेज़ निकाल कर उससे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बच्चों को कहता है, और उसी मौजू पर एक पोस्टर भी बच्चों को बनाने के लिए कहता है। तो ज़बान की आमोजिश के इस अमल को आप क्या कहेंगे? तो इसे हम सोशल स्टडीज़ में इसे हम लैंग्वेज कहेंगे, यानी समाजी उलूम में ज़बान कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि ज़बान का टीचर मिल के सोशल से कुछ कंसेप्ट निकाल के उसको ज़बान में लिखने के लिए कह रहा है, उससे दस्तावेज़ तैयार करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? सोशल साइंस में ये लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए, आसान लफ्ज़ियात में क्या शामिल हैं? तो वो अल्फाज जिन्हें हम बोलने और लिखने में इस्तेमाल करने लगे ना, वो आसान लफ्ज़ियात हैं। ठीक है, जो अल्फाज हम सुनकर और पढ़कर पहचान ले वो नहीं, बल्कि जिसका हम यूज़ करने लगें। ठीक है, वो अल्फाज जिनके मानी हम मतन में पढ़ने से पहले जानते हैं वो नहीं, बल्कि जिन अल्फाज को हम बोल चाल में और लिखने पढ़ने में यूज़ करने लगें वो आसान लफ्ज़ियात में हमारे शामिल हो जाते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए, लिखने के अमल में शामिल मराहिल के सिलसिलेवार तरतीब क्या होगी? यहाँ पे राइटिंग के स्किल में जो स्टेप्स हैं वो पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से खाका बनाना, मसूदा तैयार करना, एडिट करना, दोबारा मसूदा तैयार करना, फिर आखिरी शक्ल देना, ये होगा मेरे ख्याल से सही जवाब। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको 100% श्योर नहीं मानना है, क्योंकि मुमकिन है कि इसका जो तरतीब है वो कुछ सीटेट के मुताबिक कुछ और भी निकल जाए। तो मेरे लिहाज से तो तीसरा सही है, बाकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या जवाब आता है हम इंतज़ार करेंगे। एक हफ्ते में आंसर की मेरे ख्याल से आ जाएगी। अचानक ही सीटेट कुछ भी देता है तो देता है, जिस तरह से अचानक ये सैम्पल पेपर दे दिया ना, ऐसे ही अचानक आंसर की भी दे देगा और अचानक आपको मिल जाएगा सीटेट का रिज़ल्ट भी। चलिए, करीने फ़हम मवाद का क्या मतलब है? करीने फ़हम मवाद का मतलब क्या है? ऑप्शन है कि आमोज़गार की मौजूदा महारत की सतह से थोड़ा ऊपर बामानी और तहरीरी ज़बान से कुछ मानूसियत, या फिर आमोज़गारों के इदराक की सतह तक बोली और तहरीरी ज़बान से कुछ मानूसियत।
तो करीने फॉर्म का मतलब ये है कि लर्नर के मेंटल लेवल तक जो बोली और लिखी जाने वाली ज़बान है उससे कुछ जो मानूसियत है, जान पहचान है, वही है करीने फ़हम मवाद का मतलब। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ें अगले सवाल पे, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि शायरी की तदरीस आमोजिश का अहम मकसद है। ठीक है, महजूज होना और तहसीन करना, यानी जो हम पोएम बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं उसका मकसद क्या महजूज होना और तहसीन करना है। शायरी करने के फ़न की आमोजिश है, ज़बान की आमोजिश है, या फिर लफ्ज़ियात और कवायद की आमोजिश है। तो यहाँ पे महजूज होना यानी कि लुत्फ़ अंदोज़ होना और तहसीन करना ये शायरी की तदरीस का मकसद है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है, आमोज़गार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। लिखने के इस अंदाज़ नज़र को आप क्या कहेंगे? तो इसे हम अमलियाती अंदाज़ नज़र कहेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़बान के अंदाज़ कद्र का ख़ास मकसद क्या है? लैंग्वेज एवेल्यूएशन का मकसद क्या? आमोज़गार की हसूल याबी यानी कि उन्होंने कितना हासिल किया, कितना उन्होंने सीखा, ये चेक करना है। या फिर क्लासरूम में आमोज़गारों की रैंक की जांच करना, रैंकिंग करना बिल्कुल इवेल्यूएशन का मतलब नहीं होता है। मजमूई या कुल्ली हसूल याबी यानी कि जो टोटल बच्चे की हसूल याबी हुई है, प्रोग्रेस हुई है, उसकी चेक। या फिर आमोज़गारों की ज़बान की महारत की जांच। तो ज़बान के अंदाज़े कद्र का ख़ास मकसद होता है आमोज़गार की हसूल याबियों की जांच। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। बुनियादी तरसीली महारत का मतलब क्या है? तो मुजर्रद ख्यालात की इजहार के लिए दरकार ज़बान ये है, या फिर नन्हे आमोज़गार की तरसील के लिए दरकार ज़बान है, या फिर मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए दरकार ज़बान, या फिर तरसीली ज़बान की तदरीस। तो बुनियादी तरसीली महारत का मतलब ये है कि जो सिचुएशन मौजूद है उसमें अगर आप तरसील कर पा रहे हैं, डिलीवरी कर पा रहे हैं, अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, तो बुनियादी तरसीली महारत का मतलब ये है कि मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए दरकार ज़बान। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, एक आमोज़गार महदूद समझ के साथ मतन को पढ़ सकता है। ठीक है, लर्नर जो है वो महदूद समझ के साथ मतन को बस पढ़ सकता है। वो मतन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और अपने बड़े भाई की मदद से फ़हम के काम को अंजाम दे सकता है। तो आमोजिश की इस मश्क को डैश कहते हैं, कोचिंग, ट्यूटरिंग, ताउनी अमल, या फिर खाम मवाद का मफरूज़ा। तो इसको आप ताउनी अमल कहेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आखिरी सवाल जो है वो ये है कि तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिशी नज़रिया का मानना क्या है? तो जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर नई जानकारी को खुद से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नई मालूमात तो दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नई मालूमात दिया हुआ है। नई मालूमात बच्चे क्रिएट तो करते हैं, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे क्लासरूम में होने वाली तदरीस से, टीचिंग से बच्चे नई मालूमात हासिल करते हैं। ये तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिशी नज़रिया नहीं है। आमोजिशी नज़रिया तामीरियत पसंदी में क्या है कि बच्चे अपने साबिका मालूमात से जोड़कर खुद से नॉलेज को जब क्रिएट करते हैं, तो ये तामीरियत पसंद नज़रिया कहता है कि बच्चे खुद से नॉलेज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो चौथा वाला ऑप्शन होगा, यानी कि तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिशी नज़रिया का मानना ये है कि बच्चे अपने साबिका मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आया था
17 जनवरी को हुआ था, ठीक है, 17 जनवरी सन 2022 को हुआ था, ठीक है। पेपर 2 का यानी कि जो निरस्त पेपर हुआ था वो वाला पेपर है, ठीक है, जिसको हमने आपके सामने करा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया, कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।